हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यू बॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 9th के अंतर्गत साइंस का सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर की जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास के अंतर्गत दिए गए जो प्रश्न उत्तर हैं उनको डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर पार्ट 20, एनसीईआरटी पेज नंबर 2। एनसीईआरटी में पेज नंबर 2 में जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय अ प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं। अब आंसर देखिएगा, अ प्योर सब्सटेंस इज द वन दैट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। एनसीईआरटी में जो सबसे पहले वाला जो वीडियो था वहां पर हमने डिस्कस किया था कि प्योर सब्सटेंस, जहां पर आपको याद होगा जहां पर घी का जो पैकेट था उसको दिखाया गया था, ठीक है, या सोडा वाटर दिखाया गया। तो ये क्या हमारे पास कुछ केमिस्ट्री में प्योर का अर्थ कुछ अलग होता है और नॉर्मल जो लैंग्वेज है वहां पर प्योर का मतलब कुछ अलग है। जैसे हमने कहा प्योर मतलब मार्केट से हम कुछ सामान ले रहे हैं तो वहां पर प्योर है, तो उसका मतलब क्या, देयर इज नो अडल्ट्रेशन, उन सब्सटेंसेज में कोई भी पदार्थ मिला हुआ नहीं होगा। लेकिन केमिस्ट्री में प्योर का मतलब क्या होगा कि उसमें केवल एक ही जो एलिमेंट होंगे उनके पार्टिकल्स, इट मे बी एलिमेंट, कंपाउंड और एटम, जो एक ही एटम होगा, एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा, उसी के सारे पार्टिकल क्या होंगे उसमें प्रेजेंट होंगे। जैसे हमने कहा NaCl का हमारे पास क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल है, तो जो भी उसमें पार्टिकल्स होंगे केवल किसके होंगे, NaCl के होंगे। इसके अलावा अगर इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड आ गया, मान लो मैग्नीशियम क्लोराइड इसमें आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इम्प्योर हो गया। तो ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस इज present in a given compound or given substances. All constituent particles of the substances have the same chemical nature. सबका जो chemical nature होगा वो भी क्या होगा, एक जैसे होगा। Pure substance can be classified as element or compound. ठीक है, हमारे पास जो प्योर सब्सटेंसेज हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक हमारे पास क्या होगा एलिमेंट और दूसरा क्या हमारे पास कंपाउंड। एलिमेंट की बात करें, जैसे हमारे पास क्या है, सोडियम मेटल Na है, ऑक्सीजन O है, ठीक है, O। ऑक्सीजन एलिमेंट की बात करें तो ऑक्सीजन एलिमेंट O होगा। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात करें तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या होगा, O2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्लोरीन एटम है तो Cl होगा, क्लोरीन गैस होगी तो Cl2 होगा। ठीक है, तो किस दिन स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो उसके हिसाब से हम इसको राइट करते हैं। कंपाउंड हमारे पास जैसे CO2 है, H2O है, NO2 है, तो ये क्या हमारे पास कुछ कंपाउंड्स के हमने यहाँ पर क्या लिखे, एग्जाम्पल राइट किए हुए। दिस अब समझ गए होंगे, ठीक है। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है, जिसमें केवल एक ही तरह के जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे उसमें उपस्थित होंगे, तो इसे हम प्योर सब्सटेंस कह सकते हैं। जैसे हमारे पास H2O है तो H2O के ही सारे पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होंगे, कोई दूसरा हमने मिक्स कर दिया तो उसका मतलब क्या होगा, वो इम्प्योर हो गया। और जैसे हमने एलिमेंट की बात करें तो सोडियम एटम होगा तो सारे पार्टिकल्स क्या होंगे उसमें सोडियम के होंगे। कॉपर की बात करें तो Cu होगा, कोबाल्ट की बात करें तो CO होगा, तो इस ढंग से उसमें प्रेजेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द पॉइंट डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। आपको होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, अंतर लिखना है। अ होमोजीनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। होमोजीनियस क्या होगा, जो समांगी मिश्रण है उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे थ्रू आउट द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, कॉपर सल्फेट इन वाटर। तो ये क्या हमारे पास कुछ होमोजीनियस मिक्सचर के क्या है एग्जांपल है। जैसे हमने क्या लिया, एक बीकर लिया था, एक बीकर को में हमने 100 मिलीलीटर वाटर लिया था। यहाँ पर तक कितना था, 100 मिलीलीटर वाटर था हमारे पास। मान लो इस 100 मिलीलीटर वाटर में क्या किया हमने, NaCl को डिजोल्व किया, NaCl हमने इस मिक्स किया। तो अब जैसे ही आप इसका NaCl का सोल्यूशन बना दोगे तो उसके बाद क्या होगा, आप इस पोर्शन से मान लो सोल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है, या फिर इस पोर्शन से सॉल्यूशन लेंगे, इस पोर्शन से सॉल्यूशन लेंगे, इस पोर्शन से सॉल्यूशन लेंगे, तो प्रत्येक जो पार्ट होगा यहाँ पर हो, यहाँ पर कहीं पर भी जो सॉल्यूशन होगा उसमें जो NaCl के पार्टिकल होंगे ये बराबर होंगे। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर। नेक्स्ट हमारे पास हेटेरोजेनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर हैविंग अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, हमारे पास क्या होगा, जो हेटेरोजेनियस है विषमांगी मिश्रण होगा उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, आपके पास क्या था, नमक था, ठीक है, NaCl था, सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं NaCl, खाने वाला नमक है, टेबल सॉल्ट।
और आयरन लोहे के कुछ चूर्ण थे, तो इसको आपने मिक्स कर दिया, तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म, और इसे क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस के अंदर रखते हैं। सॉल्ट एंड सल्फर, ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर देखा होगा आपने, उनकी दो अलग अलग लेयर फॉर्म की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास एनसीईआरटी पेज नंबर 5, एनसीईआरटी में जो पेज नंबर 5 है उसके क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर विद एग्जांपल। ये तो पिछला ही पूछ दिया। होमोजीनियस का अर्थ क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मिक्सचर, और हेट्रोजीनियस नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो वही डेफिनेशन है, होमोजीनियस अ मिक्सचर, a homogeneous mixture is mixture having a uniform composition throughout the mixture। एग्जाम्पल क्या हमारे पास, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, कॉपर सल्फेट इन वाटर, अलॉय एंड एयर। तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल है। देखो आपको कहीं पर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस पे डिफरेंशिएट करना है, तो आपको कुछ एग्जाम्पल पता होने चाहिए कि हम होमोजीनियस के क्या एग्जाम्पल लिखेंगे, हेट्रोजीनियस के क्या एग्जाम्पल लिखेंगे। क्योंकि जब उसको आपको प्रूव करना है, तो प्रूव करते समय आप उसके कुछ सॉलिड पॉइंट्स दोगे, तो तभी क्या होगा, एग्जामिनर आपको नंबर देगा। A heterogeneous mixture is a mixture having a non-uniform composition throughout the mixture. For example, sodium chloride and iron fillings, salt and sulfur, oil and water, chalk powder in water, wheat flour in water। ठीक है, गेहूं के आटे को अगर हम पानी में घोल दें तो वो क्या बनेगा, हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा। तो ये हमारे पास होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या किया हमने यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन देखा। हाउ आर सॉल्ट, सोल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जो सॉल है और जो सस्पेंशन है, निलंबन है, वो एक दूसरे से कैसे भिन्न है, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। सॉल इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सॉलिड सॉल भी एग्जांपल होता है हमारे पास, ठीक है, आपको याद आ रहा होगा, कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं इसको। सॉल इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इन दिस मिक्सचर द सॉलिड पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन विथ द नेकेड आई। इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, विलेय के जो कण होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम अपनी नंगी आंखों से या नेकेड आई से हम नहीं देख पाते। ऑल्सो दे सीम्स टू बी स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सचर। ठीक है, यूनिफॉर्मली क्या होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे, सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, वो डिस्पर्ड होंगे। द टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व इन द मिक्सचर, फॉर एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मड एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कुछ सॉल के एग्जाम्पल है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड होता है, MgOH का होल ट्वाइस। या मड, ठीक है, पानी होगा, पानी में कुछ मिट्टी के पार्टिकल क्या होते हैं, घुले रहते हैं। तो ये क्या हो जाता है हमारे पास, सॉल के कुछ हमारे पास क्या है एग्जाम्पल है। अगला हमारे पास, सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। इन दिस मिक्सचर द सॉलिड पार्टिकल्स आर डिजॉल्व एंड स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सचर। जो बिलियन है उसमें क्या होंगे, जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे थ्रू आउट द बॉडी। द टिंडल इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन दिस मिक्सचर। ठीक है, जो टिंडल प्रभाव है, टिंडल प्रभाव को हम इसमें नहीं देख पाते। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, आयोडीन इन अल्कोहल। तो ये क्या हमारे पास कुछ सोल्यूशन के एग्जाम्पल है। जैसे हमारे पास नमक था, नमक को हमने पानी में घोल दिया, तो उसमें अगर हम टिंडल इफेक्ट देखना चाहें तो टिंडल इफेक्ट वहाँ पर हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। टिंडल इफेक्ट आपको याद आ रहा होगा, टिंडल इफेक्ट क्या था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हमारे पास क्या होता है, मान लो एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में हम क्या कहते हैं, टॉर्च से अगर उसमें लाइट फॉल करें तो उसका जो पाथ होता है, वो पाथ क्या होता है, विजिबल होता है। अगर विजिबल हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, टिंडल इफेक्ट बन रहा है। अगर विजिबल नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो टिंडल इफेक्ट एग्जिबिट नहीं करता है। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट जिसमें दिखाई देगा तो कॉलोइडल सॉल्यूशन होगा, और टिंडल इफेक्ट जिसमें नहीं दिखाई देगा तो वो क्या होगा, हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर होगा या सॉल्यूशन होगा। अगला तीसरा हमारे पास सस्पेंशन, निलंबन। निलंबन भी जो है अपने आप में एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। In this mixture, the solid particles are visible to the naked eye and remain suspended throughout the bulk of the medium. The Tyndall effect is observed in this mixture, for example, chalk powder and water, wheat flour and water. हमारे पास क्या है, जो सस्पेंशन होता है उसमें वो भी क्या था, टिंडल इफेक्ट दिखाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जब इसको आप लगातार स्टिर करेंगे, लगातार आप इसको हिलाएंगे, तो आपको जो पार्टिकल्स होंगे वो तैरते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जैसे आप इसको हिलाना छोड़ दोगे तो उसके बाद क्या हो जाता है, ये सेटल डाउन हो जाता है। उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे, विलेय के जो कण होंगे, वो नीचे बैठना स्टार्ट कर देते हैं। नीचे बैठ जाएंगे तो उसके बाद हमें जो सॉल्यूशन होगा उसमें लाइट फॉल करेंगे, तो लाइट फॉल करने के बाद क्या होगा, टिंडल इफेक्ट उसमें देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या था, हमारे पास सस्पेंशन के एग्जाम्पल होंगे। याद रखिएगा, जब कॉलोइडल सॉल्यूशन होता है तो सॉलिड को हम डिस्पर्ड फेज बोलते हैं, और सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं हम, डिस्पर्सन मीडियम। याद रहा होगा क्या बोला हमने, अगर हम कॉलोइडल विलयन की बात कर रहे हैं तो कॉलोइडल विलयन में जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है उसे क्या बोला जाता है, डिस्पर्ड फेज, और जो सॉल्वेंट होता है उसे क्या बोलते हैं हम,
डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है, याद रखिएगा। अगला हमारे पास है टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट इट्स टेम्परेचर। ठीक है, आपको क्या करना है, जो सॉलिड पार्टिकल्स है, जो 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड है, उसको 100 ग्राम पानी में क्या करना है, घोलना है 293 केल्विन टेम्परेचर पे। याद रखिएगा, टेम्परेचर इज द मेजर कंपोनेंट, मेजर फैक्टर, ठीक है, दैट कैन अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स। आंसर, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना दिया गया आपको 36 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 36 प्लस 100 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा आपके पास 136 ग्राम। याद रखा, क्योंकि सॉल्यूशन का मास यही होता है, और सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है। बाइनरी सॉल्यूशन हो सकता है, टर्नरी सॉल्यूशन हो सकता है, क्वाटरनरी सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो इस ढंग से अलग अलग टाइप का सॉल्यूशन हो सकता है। कंसंट्रेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं, तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस मास बाय मास परसेंटेज है, तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, तो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या बनता है, मास ऑफ सॉल्यूट यानी डब्ल्यू बी या डब्ल्यू ए कुछ भी लिख सकते हैं, अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। हमारे पास क्या है, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, या फिर इसे क्या बोलते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, इंटू 100%, क्योंकि परसेंटेज निकालने कंसंट्रेशन एक्सप्रेस किया था तो परसेंटेज में क्या आते हैं, तो गुणा क्या कर दिया हमने 100। तो हमारे पास सॉल्यूट कितना है 36 ग्राम, अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 136 ग्राम, इंटू कितना हो गया 100। यहाँ पर भी यूनिट क्या है ग्राम, और यहाँ पर भी यूनिट क्या है ग्राम, तो ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो 36 अपॉन कितना 136 इंटू 100, 36/136 गुणा 100। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, गुणा भाग कर लेगा, तो गुणा भाग करने के बाद कितना होगा 26.4% के इक्विवेलेंट हो जाएगा। नेक्स्ट एनसीईआरटी पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 में जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर रहे हैं। हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल, डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, विच आर मिक्सेबल विद ईच अदर। आपको क्या करना है, केरोसिन और जो पेट्रोल है ये ईच होगा, EHCH, यहाँ पर H मिस्टेक हो गया तो यहाँ पर H होगा। तो आपको क्या है, आपके पास केरोसिन और पेट्रोल है, केरोसिन और पेट्रोल को मिक्स किया गया है। आपको इसको सेपरेट करने के लिए कौन सा सुटेबल मेथड आप लगाएंगे, वो आपने क्या करना है, राइट करना है। ठीक है, तो आंसर देख रहे हम, अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। पहले तो आपको पता होना चाहिए ये क्या अपना एक दूसरे में मिसिबल है, एक दूसरे में क्या है, मिले हुए हैं। A mixture of two miscible liquids having a difference in their boiling points are more than 25 डिग्री सेल्सियस। इनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का अंतर है। कैन बी सेपरेटेड बाय द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन, दस केरोसिन एंड पेट्रोल कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। हमारे पास क्या होगा 25 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर तापमान में क्या है, बॉइलिंग पॉइंट में अंतर ज्यादा का है, तो इसके लिए यहाँ पर कौन सा मेथड लगाएंगे हम, डिस्टिलेशन मेथड लगाएंगे, आसुन मेथड यहाँ पर लगाया जाएगा। ठीक है, तो केरोसिन एंड पेट्रोल कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन, आसुन विधि से क्या कर सकते हैं, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। इन दिस मेथड द मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड पेट्रोल इज टेकन इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क विथ अ थर्मोमीटर फिटेड इन इट। वी ऑल्सो नीड अ बीकर, अ वाटर कंडेंसर एंड अ बंसन बर्नर। आपको क्या करना है, आगे डायग्राम दिखा रखा होगा, देखो पहले मैं इसको पूरा रीड कर लेता हूँ, फिर मैं उसको बाद समझाता हूँ आपको। द एपरेटस इज अरेंज्ड एज सोन इन फिगर, then the mixture is heated slowly. The thermometer should be watched simultaneously. Kerosene will vaporizes and condense the water condenser. The condensed kerosene is collected from the condenser outlet, whereas petrol is left behind the flask. अब देखो इसको मैं समझाता हूँ पूरा डायग्रामेटिकली। आपने क्या किया, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क है आपके पास, इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में क्या कर दोगे आप, किसका मिक्सचर ऑफ, ये एसीटोन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या होना चाहिए केरोसिन, ठीक है, वो पुराना डायग्राम था। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जो पेट्रोल होगा, ठीक है, पेट्रोल और आपके पास क्या है केरोसिन, तो पेट्रोल और केरोसिन का जो मिक्सचर है उसको क्या करना है आपको, इस जो फ्लास्क है इस फ्लास्क में क्या करना है, प्लेस कर देना है। उसके बाद क्या करेंगे, आप इसको बर्न करेंगे, हीट करेंगे, हीट करने के बाद क्या होगा, जो बर्निंग लैंप है, बंसन बर्नर है, ये जलने लग जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें एक थर्मामीटर रख देना है। थर्मामीटर किसके लिए, टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए। उसके बाद ये यहाँ पर कंडेंसर लगा हुआ है, कंडेंसर आप फिट कर लेंगे, और इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक बीकर लगा देंगे जिसमें कि हम जो सब्सटेंस वेपराइज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर केरोसिन ऑयल वेपराइज होगा, तो उसको हम यहाँ पर कलेक्ट कर सकें। ठीक है, तो इस ढंग से आपको सेटअप एक तैयार करना है। जब आप इसको हीट करेंगे तो केरोसिन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, केरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है,
जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी से वेपर बन जाएगी, वो जल्दी से उबलने लग जाएगा, उबलने लग जाएगा तो उसकी क्या होगी, भाप बनेगी। तो भाप क्या होगी, यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाएगी। थर्मोमीटर की सहायता से आप क्या करेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे। जहाँ पर क्या होगा, जो केरोसिन ऑयल है, केरोसिन ऑयल के बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँचने से के आसपास आप क्या करेंगे, वहाँ पर टेम्परेचर क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट करने का अर्थ क्या है, वहाँ पर जो लॉ होगी उस लॉ को लिमिटेड अमाउंट में क्या करेंगे, आप सप्लाई करेंगे, ठीक है, बढ़ाएंगे नहीं। टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, उसके बाद सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं केरोसिन ऑयल के वो इवापोरेट हो जाएंगे, वाष्प बन जाएगी, वेपर गैसेस फॉर्म आ जाएंगे। उसके बाद ये कंडेंसर जो लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से बाहर आएंगे तो ये आउटलेट इनलेट है हुआ, और ये पानी का क्या आउटलेट है। तो जो वेपर थी वो वेपर क्या होगी, इस कंडेंसर में जैसे ही पास होगी तो उसके बाद क्या होगा, कूल होना स्टार्ट कर देगा। कूल होने के बाद आगे जो बीकर है इसमें क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, तो इसमें क्या कर लेंगे, हम करेक्ट कर लेंगे। तो जो केरोसिन ऑयल था, केरोसिन ऑयल यहाँ आ गया, ठीक है, कूल होने के बाद कंडेंस्ड, संघनन होने के बाद क्या कर दिया हमने, इसको यहाँ पर कलेक्ट कर लिया। और जो ये कंटेनर होगा, इस कंटेनर में क्या बच जाएगा, केवल पेट्रोल बच जाएगा। तो इस ढंग से क्या कर सकते हैं हम, डिस्टिलेशन फ्लास्क की हेल्प से क्या कर सकते हैं, इस सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। ठीक है, बटर फ्रॉम कर्ड, तो बटर घी होगा, आपको याद होगा सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से क्या करता हम, बटर से जो दही होता है, दही से बटर को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो आप एक कंटेनर में क्या कर सकते हैं, ये दही ले सकते हैं, दही में क्या करेंगे, घरों में इसको क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूग, दूर से इसको हिलाया जाता है, ठीक है, एकदम से इसमें सेंट्रीफ्यूगल जो मशीन होती है उसको ले लेते हैं, ठीक है, इसमें जोर से हिलाते हैं। उसके बाद क्या होगा, जो क्रीम होगी, क्रीम के पार्टिकल क्या होंगे, ऊपर तैरने लग जाएंगे। क्रीम का मतलब क्या है, यहाँ पर जो बटर है, ठीक है, मक्खन जो होगा, मक्खन ऊपर तैरने लग जाएगा, और जो छाछ होगी वो छाछ क्या होगा, नीचे की तरफ बैठने लग जाएगी। तो ये प्रक्रिया आप क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अपकेंद्रण याद होगा, अपकेंद्र बल और अपकेंद्रण हमने इससे पहले पढ़ा था, तो वही यहाँ पर इसकी बेस पे इसको सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सी में भी जो मिक्सी में जो कंपोनेंट, दही आपने देखो, दही अगर हम कभी लस्सी बनाते हैं तो अगर मिक्सी में क्या करते हैं हम, दही को अगर फेंटते हैं तो जो उसमें जो मलाई होती है, या फिर जो उसमें क्या होगी, जो क्रीम होगी, या जो उसमें बटर होगा या मक्खन होगा, वो क्या होता है, थोड़ी देर बाद ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो लाइट पार्टिकल होते हैं, ठीक है, मक्खन या बटर के पार्टिकल क्या होता है, लाइट होते हैं, तो वो क्या होते हैं, जो दही है, दही में जो छाछ बन जाएगी, छाछ के ऊपर क्या होता है, तैरने लग जाता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से क्या करते हैं, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, समुद्री पानी है, समुद्र में जो पानी होता है उसको क्या करता है हम, वाष्पीकृत करने के बाद, इवापोरेट करने के बाद क्या करते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं। कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, तो यहाँ पर क्या होता है, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन की विधि से क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं। याद होगा आपको, हम क्या करते हैं, एक वॉश ग्लास में क्या लेते हैं, अमोनिया, सॉरी यहाँ पर कैम्फर दिया हुआ है, तो कैम्फर और सॉल्ट को क्या हम वहाँ पर प्लेस कर देंगे। उसके बाद उसमें एक इन्वर्टेड फनल रखी जाती है, याद आ रहा होगा, ठीक है। इस इन्वर्टेड फनल में हम कॉटन प्लग लगाते हैं, तो हीट होगा, तो हीट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर जो कैम्फर है, एक कैम्फर क्या होता है, इवापोरेट होगा, तो इसकी जो वाष्प होगी वो वाष्प क्या होगी, इसकी जो इनर वॉल है, इस इनर वॉल में क्या होगा, डिपॉजिट होना स्टार्ट कर लेगा, और फाइनली क्या कर लेंगे, हम उसको कूल करने के बाद सेपरेट कर सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो क्रिस्टलीकरण है, उस क्रिस्टलीकरण से कौन से कंपोनेंट्स होंगे या मिक्सचर होंगे जिसको आप सेपरेट कर सकते हैं। बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्योर सॉलिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्योरिटीज, जो ठोस होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो प्योर सॉलिड्स होंगे उनको सेपरेट किया जाता है इम्प्योरिटीज से, उसमें जो अशुद्धियाँ होंगी, अशुद्धियों से क्या करेंगे, उसको सेपरेट होंगे। याद रखिएगा, एक सब्सटेंस सॉल्युबल होना चाहिए, दूसरा सब्सटेंस इनसॉल्युबल होना चाहिए, क्योंकि पता चला दोनों सॉल्युबल हो गए तो दोनों के क्रिस्टल बन जाएंगे दोबारा, तो हमें क्या होना चाहिए, उसमें एक सॉल्युबल एक इनसॉल्युबल होना चाहिए, तो तब जाके हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉल्ट ओब्टेन फ्रॉम सी इज सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्योरिटीज, क्रिस्टल ऑफ एलम आर सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, इम्प्योर सैंपल से जो फिटकरी होती है उसको सेपरेट इसी मेथड से किया जाता है। क्वेश्चन एनसीईआरटी पेज नंबर 11, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंज। यहाँ पर क्या है, जो भौतिक परिवर्तन और जो रासायनिक परिवर्तन है वो क्या करना, आपको चेंज करना है। यहाँ पर शायद एनसीईआरटी पेज नंबर 11 नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ 11 पेज नंबर हम पहले ही देख चुके हैं शायद, आई थिंक वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, तो चेक कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में पेज नंबर थोड़ा सा अलग होगा इसमें। नेक्स्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए केमिकल और फिजिकल चेंज। कटिंग ऑफ ट्री, कटिंग ऑफ ट्री, पेड़ को हमने काट दिया तो इसमें कोई नया पदार्थ बना, नया पदार्थ नहीं बना, तो इसका मतलब क्या है, कटिंग ऑफ ट्री इज फिजिकल चेंज। कौन सा चेंज है इसमें, फिजिकल चेंज है। मैं पेन दूसरी चेंज कर लेता हूँ, पेन कलर ब्लू ले लिया मैंने, तो ये क्या हमारे पास फिजिकल चेंज है। पहला वाला क्या है, फिजिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पेन, ठीक है। आपको क्या करना है, जो बटर है उसको अगर हम किसी बर्तन में क्या करते हैं, पिघला देते हैं, ठीक है, फ्राई पैन हो गया तो उसमें पिघलाते हैं, तो वो क्या है, खाली पिघलता है, तो वो भी क्या हमारे पास फिजिकल
चेंजेज है। रस्टिंग ऑफ अलमीरा, रस्टिंग ऑफ अलमीरा यानी अलमारी है, अलमारी पर जंग लगता है, तो जंग लगने में क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है। आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, Fe, जबकि जंग का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.H2O, तो नया सब्सटेंस क्या हो गया, फॉर्म हो गया। तो इसका मतलब ये कि अपने आप में केमिकल चेंज है। ये कौन सा चेंज है हमारे पास, केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। अगला हमारे पास है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम। आपने क्या किया, पानी को गर्म किया, गर्म करने के बाद उसकी भाप बन गई, तो ये भी क्या अपने आप में फिजिकल चेंज है। कौन सा चेंज का, इसको हमने फिजिकल चेंज है। नया पदार्थ नहीं बन रहा है, क्योंकि वाटर को फिर कूल करोगे तो वापस क्या होगा, फिर बर्फ बन जाएगी, ठीक है, ठंडा करेंगे तो फिर बर्फ बन जाएगी, तो दिस इज द फिजिकल चेंज। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। आपने क्या किया, वाटर था, H2O था, H2O को क्या किया आपने, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो वाटर का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद जो उसका प्रोडक्ट बनता है, मैं यहाँ पर रिएक्शन राइट कर देता हूँ। H2O था हमारे पास, H2O में क्या करता है, आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी अगर इसमें जैसे ही पास करेंगे तो उसके बाद क्या होता है, ये H2 और O2 में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। वाटर का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वाटर इलेक्ट्रोलाइज होने के बाद H2 हाइड्रोजन गैस अलग कर देता है, ऑक्सीजन गैस क्या होता है, अलग कर देता है। तो यहाँ पर H2O से क्या हो गया, एक नया पदार्थ बना, नया सब्सटेंस बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इट मीन्स ये क्या अपने आप में केमिकल चेंज है, क्योंकि नया पदार्थ बन रहा है। तो जब भी नया पदार्थ बनता है तो वो कौन सा चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है। तो इसका मतलब ये क्या अपने आप में केमिकल चेंज। डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, आपको क्या करना है, जो सॉल्ट है, नमक है या टेबल सॉल्ट जिसे बोलते हैं हम, तो नमक को करना है, पानी में घोलना है। तो नमक को पानी में घोलेंगे तो कोई नया पदार्थ बनेगा। अब ये मत कह देना कि नमक का पानी बन गया, नया पदार्थ हो गया, तो ये क्या अपने आप में नया पदार्थ नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही उसको पानी को फिर गर्म करोगे तो गर्म करने के बाद क्या होगा, नमक के सॉल्यूशन को, सॉल्ट सॉल्यूशन को आप जैसे ही गर्म करोगे तो उसके बाद क्या होगा, पानी इवापोरेट हो जाएगा, पानी वाष्पीकृत हो जाएगा, और नमक क्या हो जाएगा, उसमें फिर दोबारा वापस उसी में सेटल डाउन हो जाएगा, या उसमें क्या होगा, आपको क्रिस्टल के फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो इसका मतलब कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। तो दिस मीन दिस इज अ फिजिकल चेंज। ये कौन सा परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन। अगला हमारे पास है मेकिंग अ फ्रूट सॉल्ट, मेकिंग अ फ्रूट सैलेड विथ रॉ फ्रूट्स। आपको कहना है कच्चे फलों से क्या बनाना, आपको सलाद बनाना है। तो सलाद बनाएंगे तो वो क्या होगा, उसमें भी कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। तो इसका मतलब ये भी क्या अपने आप में फिजिकल चेंज है। लास्ट में हमारे पास बर्निंग ऑफ अ पेपर एंड वुड। आपने क्या किया, लकड़ी जलाई या पेपर को जलाया। तो पेपर और लकड़ी को अगर हम बर्न करेंगे, जलाते हैं, तो उसके बाद क्या बन जाती है, राख बन जाती है। क्या राख से हम पेपर को वापस ला सकते हैं, नहीं ला सकते। तो इसका मतलब ये क्या होगा, अपने आप में केमिकल चेंज होगा, रासायनिक परिवर्तन। तो ये क्या था हमारे पास, फिजिकल और केमिकल जो चेंज है उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो इसमें केवल क्या थे, तीन ही केमिकल चेंज है। एक रस्टिंग ऑफ अलमीरा, दूसरा क्या हमारे पास वाटर का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज की जाती है, और बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, तो लकड़ी और पेपर को अगर हम जलाते हैं तो क्या होता है, अपने नया पदार्थ बनता है। तो ये क्या था हमारे पास, फिजिकल और केमिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। आपके आसपास जो भी क्या है सब्सटेंसेज है, उनमें से आपको मिक्सचर क्या है और प्योर सब्सटेंस क्या है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो प्योर सब्सटेंसेज के कुछ हमने यहाँ पर एग्जांपल लिखे हैं, जैसे वाटर, आपने देखा होगा, तो वाटर प्योर है तो उसमें क्या होगा, H2O के पार्टिकल क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, तो प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। सॉल्ट, सॉल्ट को क्या लिखते हैं हम, NaCl, तो ये भी क्या आपके पास प्योर सब्सटेंसेज है, NaCl के क्रिस्टल बन जाएंगे। शुगर, ठीक है, शुगर भी क्या अपने आप में प्योर सब्सटेंस है। शुगर क्या बनता है, C12H22O11। अगर आपसे कह दिया जाए शुगर क्या है, शुगर का फॉर्मूला क्या है, तो C12H22O11। याद रखिएगा, ग्लूकोज को शुगर नहीं बोला जाता है, ग्लूकोज भी शुगर का एक पार्ट है, क्योंकि उसमें अलग अलग कैटेगरी है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, इस ढंग से अलग अलग कैटेगरी है। अगर यहाँ पर शुगर लिखा है तो इसका मतलब क्या है, केन शुगर की बात हो रही है। केन शुगर यानी इसे क्या बोलते हैं हम, टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। जैसे टेबल सॉल्ट क्या होता है, नमक जिसको हम खाते हैं NaCl को, तो टेबल सॉल्ट बोला जाता है। अगर आपसे कह दिया जाए कि टेबल शुगर का नाम बोलेगा, तो टेबल शुगर क्या होती है, सुक्रोज, ठीक है। तो C12H22O11, तो टेबल शुगर के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास मिक्सचर, सॉल्ट वाटर, आपने नमक को क्या पानी में घोल दिया तो मिक्सचर मिल जाएगा। सॉइल, मिट्टी में भी क्या होंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स, अलग अलग सैंड पार्टिकल्स हो सकते हैं, मिट्टी के पार्टिकल्स हो सकते हैं, या उसको हम वाटर में डिजोल्व कर सकते हैं, तो ये मिक्सचर हो जाएगा। वुड, लकड़ी हो जाएगा। एयर हो गया, कोल्ड ड्रिंक, रबर, स्पंज, फॉग, मिल्क, बटर, क्लॉथ्स, फूड। तो ये क्या है आपके पास कुछ मिक्सचर के क्या देखिए हमने एग्जांपल देखे। तो प्योर सब्सटेंसेस याद रखिएगा और मिक्सचर हम देखिए। इसके बाद जो NCERT की जो एक्सरसाइज वाला पोर्शन होगा उसको हम अगले वीडियो में जारी करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।